नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो नर्सिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट्स कंटिन्यू करेंगे हम। और यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट और गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको लीड करना है अपनी टीम को, यदि आप मैनेजमेंट की पोजीशन में होते हो तब। तो क्लास की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। फर्क देखिए, मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, काम को सही तरीके से करना मैनेजमेंट है। अब वो काम गलत है या सही, ये हर किसी के नजरिए से अलग अलग हो सकता है, लेकिन लीडरशिप इज डूइंग राइट थिंग्स। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप सही चीज को करना लीडरशिप है। जो आपके टीम के, आपके देश के या आपके जनता के भले की बात हो, वो चीज लीड करना लीडरशिप कहलाती है। सो कई बार क्या होता है, चीजें जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होती, चीजों का विरोध हो जाता है। और यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, अ क्लैश बिटवीन हॉस्टाइल और अपोजिंग पार्टी इज। हमने कुछ कहा और किसी ने सामने विरोध कर दिया, उसको क्या कहते हैं? अपोजिंग पार्टी है कोई और हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, हम हॉस्टाइल हो गए, उग्र हो गए। तो दोनों पार्टी के बीच जो ये विवाद है, इसको क्या कह सकते? कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, राइवलरी और फाइट। मैनेजमेंट की भाषा में ये क्या है? मैनेजमेंट की भाषा में ये क्या है? तो आपको याद रखना, मैनेजमेंट की भाषा में ये कंपटीशन तो नहीं होगा, राइवलरी यानी कि दुश्मनी और फाइट यानी कि लड़ाई, ये तो जनरल वर्ड है। तो आपको मैनेजमेंट की भाषा में इसको कहना है कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहना है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हमारे दो आइडियाज है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे इसका साथ दें इसका विरोध करें। कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा। कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा वाली सिचुएशंस। सो एज ए मैनेजर हमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना पड़ता है। चाहे एम्प्लॉय आपस में लड़ गए हो, या मैनेजर और एम्प्लॉय की लड़ाई हो गई हो, या कस्टमर और मालिक की लड़ाई हो गई हो, ऐसा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ आर्ट इन मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो आप कह सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट इज जनरली डिफाइंड एज internal or external discord that result from differences in the ideas, values or feelings between two or more people। ये आंतरिक, कई बार आप खुद कॉन्फ्लिक्ट में होगी, पढ़ू कि नहीं पढ़ू, तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। डिस्कॉर्ड का मतलब है डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज हम सब डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती है, हमारे सोचने का तरीका अलग होता है, फीलिंग अलग अलग होती है। तो दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच इस प्रकार का डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। मतभेद जिसको हम कह सकते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। और कॉन्फ्लिक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? कॉन्फ्लिक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम जो अक्सर देखते हैं वो होता है इंट्रापर्सनल या फिर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है कि ये एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन, इन दो पर्सन के बीच में इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। मेरी इससे नहीं बनती, मैं इससे बात नहीं करता, ऐसा हो सकता है। ये हुआ इंटरपर्सनल, बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन। लेकिन आदमी खुद अपने आप से भी लड़ रहा होता है, वो दुविधा में होता है, ये करूं या वो करूं। तो विद इन इंडिविजुअल माइंड, विद इन वन पर्सन माइंड जो चीजें चल रही होती है, तो वो होती है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ये तो व्यक्ति के। अब कंपनियों में भी आपस में कंपटीशन होता है, लड़ाई होती है।
तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ऑर्गेनाइज संस्था के अंदर दुविधा, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा? नुकसान होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट का क्या आउटकम होगा? जब कहीं विवाद होती है, लड़ाई होती है, तो अपन क्या करते हैं? अब हम उनके बीच सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। तो एक कोई हारेगा, एक कोई जीतेगा। अक्सर लड़ाई में ऐसा होता है। या फिर मैच ड्रॉ हो जाए, दोनों ही हार जाए, या फिर तू भी जीत मैं भी जीत, कोई बीच का रास्ता निकाल ले। यही तीनों चीजें पॉसिबल है। तो कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम को आप 3 डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से देख सकते हो। और अकॉर्डिंग टू फिले इन 1975 उन्होंने 3 चीजें बताई। पहला था विन लूज आउटकम। विन लूज आउटकम मतलब एक जीत गया, दूसरा हार गया, और ऐसा जैसा हर मैच में होता है, तो आप विन लूज आउटकम कहते हैं। कोई एक जीत गया, दूसरा वाला हार गया। या फिर लूज लूज, क्योंकि लड़ाई होने पे दोनों का ही नुकसान होता है। कोई नहीं जीता, दोनों को हाथ धोना पड़ा उस चीज से। तो ये हो सकता है लूज लूज आउटकम। मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ये वाली बात। और एक जो अक्सर समझदारी होती है, विन विन आउटकम। कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई, आधा तेरा आधा मेरा, या कोई समझौता कर लो, तो वो होता है विन विन आउटकम। सो कई बार कुछ चीजें हमें जानबूझ के हारनी पड़ती है, सामने वाले को जिताना पड़ता। कई बार हम ऐसा प्रयास करते हैं कि दोनों को ही कुछ ना कुछ मिल जाए। सो ऐसा होता है कॉन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट के तरीकों के तौर पे ये 3 रिजल्ट आ सकते हैं। अब यहां पर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लो एक कर्मचारी है और एक कंपनी है, तो कंपनी कर्मचारियों की बात मान ही नहीं रही, तो कर्मचारी हड़ताल वगैरह करते, लंबे टाइम तक विवाद चलता रहता है। तो यहां जब अपन ने देखा तो एक वर्ड आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। आपको बार्गेनिंग वर्ड का तो मतलब पता है। जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी चीज का पैसा कम करवाते, भैया थोड़ा कम कर दो ना, तो ये पैसे कम करवाना बार्गेनिंग कहलाता है। और आप में से कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होंगे बार्गेनिंग में। 10 रुपए की चीज भी होगी ना, तो वो बार्गेनिंग करके कोशिश करेंगे कि उसको 2 रुपए में ले ले। तो इतना भी बार्गेनिंग का लिमिट नहीं होना चाहिए। सो बार्गेनिंग तो आपको पता है, मोल भाव करना। और एक होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब क्या है? मिलजुल कर बार्गेन करना, कि हमारी बातें मान लो, मोल भाव करना। यानी कि एक कर्मचारी गया बॉस के पास कि बॉस हमारे ड्यूटी के टाइमिंग को थोड़ा कम कर दो, 1 घंटा कम कर दो, क्योंकि 10 घंटे ड्यूटी बहुत ज्यादा। तो बॉस ने उसको भगा दिया। तो वो क्या 5-7 एम्प्लॉय मिल के गए कि सर थोड़ा तो कंसिडर करो। तो वो मिल के जाना कलेक्टिव बार्गेनिंग। और बड़ी कंपनियां होती है जहां हजारों कर्मचारी होते हैं, तो वहां यूनियन बना लेते हैं वो लोग, और फिर यूनियन के प्रतिनिधि के तौर पे वो मिलजुल के हमारी मांगे ये है ऐसा मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। और इस प्रक्रिया को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैनेजमेंट को। जैसे सरकार का कुछ लोग विरोध करते हैं, तो सरकार उनके साथ मीटिंग करके कुछ बातें उनकी मानती है, जो व्यापारियों की कुछ मांगे हो, चाहे किसानों की हो, चाहे कर्मचारियों की हो। सो इसको कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो आपको पूछा जाए कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, तो आपको बताना इट इज प्रोसेस बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन है? मालिक, एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई कौन है? कर्मचारी। सो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, कर्मचारी और मालिक के बीच में एक प्रोसेस है टू रीच एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल एट वर्क। जो कर्मचारी काम करते हैं और जो उनके मालिक है, उनके बीच में एक प्रोसेस है जिससे वो कोई एग्रीमेंट पे, नतीजे पे पहुंचे कि ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारे हक है, और ये तुम्हारी ड्यूटीज है, यानी कि कर्तव्य है। इसको कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में मांगों और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने का एक तरीका है। और ये करने के लिए लेबर यूनियंस होती है। लेबर यूनियंस या फिर एसोसिएशंस बना देते हैं कर्मचारी, अपने संगठन बना देते हैं, कर्मचारी संगठन, और उस एसोसिएशन का कोई अध्यक्ष वगैरह होता है।
और ये सब मिलकर अपने अध्यक्ष को कंपनी के डायरेक्टर सीईओ के पास भेजते हैं कि साहब ये हमारी मांगे हैं। मांग नहीं मानते तो वो हड़ताल करते हैं, काम नहीं करेंगे, ऐसा भी आप देखते हो। सो ये प्रोसेस चलता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं हम इसको। अब लीडरशिप, लीडरशिप कई प्रकार की, और हमें एग्जाम में लीडरशिप स्टाइल समझना है, लीडरशिप का स्टाइल समझना है। विच लीडरशिप स्टाइल वेयर लीडर्स अलोन टेक्स द, कौन सी लीडरशिप स्टाइल में लीडर खुद अकेला सारे फैसले लेता है, तो उस स्टाइल को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, एक वर्ड होता है लेजस फेयर और नॉन डायरेक्शनल लीडरशिप, और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑल ऑफ द अबव। जहां लीडर खुद सारे फैसले लेता है उस लीडरशिप स्टाइल को क्या कहते हैं? यस, अथॉरिटी सारी अपने पास रखने वाले को ऑथोरिटेरियन कहेंगे। बाकी डिफरेंट स्टाइल कौन सी होती है वो हम आगे समझेंगे। सो यहां पे राइट आंसर क्या है? बी। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? टू लीड। टू लीड का मतलब होता है आगे चलना, यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व करना। जैसे आपने आर्मी में मान लो एक प्लाटून का लीडर होता है तो आगे चलता है, लड़ाई में भी आगे चलता है। लेकिन हमने अपने देश के लीडर को चुना है तो वो क्या करते हैं? जनता प्रॉब्लम में फंसी हुई है, नेता के घर बिजली पानी सड़क सब है लेकिन जनता के पास नहीं है, तो वो लीडरशिप नहीं है। तो लीडरशिप का मतलब ऑर्डर झाड़ना नहीं है, दूसरों को ये कर वो कर बताना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है आगे चलना, और आगे चलना जिसका बाकी लोग अनुसरण कर सके, वो होता है लीडरशिप। तो कर्मचारी यूनियन का लीडर क्या करता है? लीडर बन जाता, कंपनी के मालिक की चापलूसी करता, सारा उसका चमचा बन के कुछ खुद लीडर खुद कुछ नहीं करते करेगा, काम नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं आएगा यूनियन का अध्यक्ष, और बाकी कर्मचारियों को बोलेगा चुप रहो तुम कुछ मत मांगो। तो वो लीडरशिप नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है। तो लीडरशिप का मतलब क्या है? ये अकॉर्डिंग टू लैंडस्टेल एक डेफिनेशन है, लीडरशिप इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। दूसरों को प्रभावित करें जिससे लोग आपके पीछे आए और आपको आगे चलने के लिए कहें, तो वो होती है लीडरशिप। वो होती है लीडरशिप जहां आपने कही और बाकियों ने मान ली, बाकियों ने वो बात मान ली। इट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, उसको कहते हैं लीडरशिप। अब यहां लीडरशिप के कई टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल लीडर, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअल लीडर का मतलब क्या? तो ही इज द वन हु possesses रिच नॉलेज एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। जिसके पास रिच नॉलेज है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, और वो इंटेलेक्चुअल लीडर है, लोग उनको अपने आप फॉलो करने लगेंगे। जैसे आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो महान साइंटिस्ट और अपने देश के राष्ट्रपति थे। पर्सनालिटी में कोई वो एकदम से इस तरह से हीरो की तरह नहीं रहते थे, लेकिन लोगों के आइडियल थे वो, लोग उनको फॉलो करते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, पॉलिटिशियन नहीं थे लेकिन अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, साइंटिस्ट थे। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में बड़ा योगदान था उनका, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के अंदर उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो राष्ट्रपति बनाए गए इसी पॉपुलैरिटी की वजह से, क्योंकि लोग उनको फॉलो करेंगे, वो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे, बिकॉज उनके अंदर स्किल था, कॉम्पिटेंस था। तो इसी तरीके से एक अच्छा टीचर लोगों को प्रभावित कर सकता है यदि उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास कम्युनिकेशन है, तो लोग उनकी बातों को मानते हैं, और इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल
लीडर, इंटेलेक्चुअल लीडर, कलाम साहब की तरह। या फिर एक होता है परसुएटिव लीडर। परसुएशन का मतलब होता है जिसके पास बात मनवाने की, परसुएशन की, दूसरों को कन्विंस करने की बहुत अच्छी स्किल्स होती है। दूसरों को बात मनवाने की बहुत अच्छी स्किल्स होती है। ऐसे लोगों को बातचीत के बीच में रखा जाता है, वो दोनों पार्टियों को शांत कर देते हैं। इनको कहते हैं परसुएटिव लीडर्स। परसुएटिव लीडर्स मतलब वो लोगों को बातचीत से समझा सकता है वहां पर। और अब जब आपको पता चला कि ही गेन्स फेथ एंड कॉन्फिडेंस फ्रॉम हिज फॉलोअर, लोगों को उन पे भरोसा है कि ये हमारा अच्छा करेगा, और कॉन्फिडेंस और फेथ जिसने अपने फॉलोअर्स की हासिल कर ली, वो है परसुएटिव लीडर्स। जैसे मान लो देश के अंदर नोटबंदी हो गई और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए इसमें आपका फायदा है और जो भी तकलीफ भी हो रही होगी किसी को, उसका उचित समाधान होगा। तो लोगों ने उसमें भरोसा करा और कॉन्फिडेंस दिखाया, तो वो परसुएटिव लीडर्स हो गए। परसुएटिव लीडर्स हो गए जैसे अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी। बड़े पैमाने पर जनता को उन पे भरोसा है कि वो अच्छा करेंगे, देश के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। सो इसको कहते हैं परसुएटिव लीडर्स। या फिर कुछ टीचर्स जो आपको सब्जेक्ट इतने डिटेल में पढ़ा रहे, और यदि आपको उन पे फेथ और कॉन्फिडेंस है कि ये जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो आपको लग रहा है ये जो प्रयास कर रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जेन्युइन प्रयास है, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, जो भी लिमिटेशन है उसको देखते हुए प्रयास बहुत अच्छा किया जा रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक उन पे फेथ और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप उनकी बात मानोगे और उनको फॉलो करने लगोगे। सो ये हुआ परसुएटिव लीडर्स। परसुएशन का मतलब है दूसरों को बात मनवा लेना, बात मनवा लेना। अब यहां पर आपको याद रखना है, ये तो जस्ट कुछ इस प्रकार के लीडर्स। लेकिन लीडरशिप स्टाइल में यदि आप देखें, स्टाइल, तो स्टाइल में, लीडरशिप स्टाइल के अंदर कुछ 4-5 स्टाइल्स होती है कि आप किस प्रकार के नेता बने। तो एक होता है डेमोक्रेटिक लीडर। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या, तो आपको याद रखना है डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र वाला लीडर क्या करेगा, लोकतंत्र वाला लीडर सबसे पूछ के फैसला लेगा, सबसे पूछ के फैसला लेता, पर्याप्त विचार विमर्श के बाद, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। और अब डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो आप कह सकते हो द वन हु डज नॉट लीड बट इट इज लीड बाय हिज फॉलोअर्स। इन अदर वर्ड्स, he follows the opinion of the majority of his followers and delegate the most of the power to them, most of the power to them। जैसे एक प्रिंसिपल है, उसको कॉलेज में कुछ फैसला लेना है, तो उसके टीम के अंदर जो टीचर्स है, उन्होंने टीचर्स को बता दिया कि देखो भाई अपने यहाँ दिवाली का प्रोग्राम करना है, बताइए कैसे करना है। टीचरों ने सलाह दी, 2 मुख्य आइडियाज आ गए। अब उन्होंने कहा देखो ऐसे करना है या ऐसा करना है, आप लोग वोट करके तय कर लो। तो उन्होंने कहा सर ऐसे करना है। फिर कमेटी बना दी कि कौन कौन ये काम करेगा, कमेटी को जिम्मेदारी दे दी कि बोले तुम करो अपने हिसाब से, कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना। तो वो होता है डेमोक्रेटिक लीडर। लेकिन डेमोक्रेसी की अपनी खूबियां हैं, लेकिन डेमोक्रेसी फैसले लेने को बहुत लेट कर देता है। और अक्सर मैंने आपको बताया कि आप घर के अंदर भी यदि डेमोक्रेसी देखो कि आज क्या खाना बनेगा, अपनी मम्मी ने अपन से पूछने लग गए तो खाने पे रोज लड़ाई ही होगी। तो यहां पर डेमोक्रेसी कुछ हद तक अच्छी है, कुछ हद तक उसकी भी मजबूरियां हैं। सो डेमोक्रेसी में क्या हो गया, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी नीचे की तरफ, पूछ कर मिलजुल कर फैसला लेने की प्रक्रिया डेमोक्रेसी के अंदर। अब इसका अपोजिट हो सकता है ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक को कुछ लोग तानाशाह कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल तानाशाह नहीं, लोगों ने उनको लीडर बनाया है। और यदि मैं ये फैसला कर रहा हूं कि आपको जो मैं पढ़ाना है वो मैं तय करूंगा, यदि यही मैं वोट करूं कि बताओ बच्चों आज कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, तो आप लोग कोई एक टॉपिक इधर का कहेगा, कोई एक इधर का कहेगा, और आधा 1 घंटा डिस्कशन होने के बाद टॉपिक फाइनल ही नहीं होगा तो टीचर कहेगा ठीक है जाने दो अब तुम ही पढ़ लो। लेकिन यदि मैंने डिसाइड करा मेरे एक्सपर्टीज के हिसाब से,
और आपने वो फॉलो करा तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। सो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करते हैं, तो आपको याद रखना है द पर्सन हु डोमिनेट्स एंड ड्राइव्स हिज ग्रुप थ्रू कोहिर्शन एंड कमांड। कोहिर्शन का मतलब होता है फोर्स। मान लो, नहीं मानोगे तो कुचल दिए जाओगे। जैसे चीन के अंदर शी जिनपिंग, या फिर रूस के अंदर पुतिन, या फिर कोरिया के अंदर किम योंग। वहां भाई साहब किसी ने विरोध किया तो तोप से बांध के उड़ा दिया जाता है, यानी कि दैट इज बाय फोर्स, एंड he institutes a sense of fear among his followers. Such leaders love power and never delegate their authority to others. यानी कि ऐसे लीडर्स जो पावर खुद के पास रखते हैं, डर से उनको फॉलो करना है, और वो आगे अथॉरिटी को किसी को डेलीगेट ही नहीं करते। वो ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटी खुद के पास रखते हैं, इसलिए ऑथोरिटेरियन लीडरशिप भी कह सकते हैं। तो ये वो डेमोक्रेटिक, उसका अपोजिट हो गया ऑटोक्रेटिक। ये तो आसान है। अब आप इसमें मिक्स कर सकते हो, कुछ वे के अंदर आप ऑटोक्रेटिक रहो, कुछ में आप डेमोक्रेटिक रहो, तो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। और एक होता है लेजर फेयर लीडरशिप क्या है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। लेजर फेयर क्या है, तो लेजर फेयर में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसको कहते हैं फ्री रीन, एनार्किक या अल्ट्रा लिबरल स्टाइल। लिबरल होता है छूट, अल्ट्रा लिबरल मतलब खुली छूट। आपकी क्लास के अंदर, छोटी कक्षाओं के अंदर कुछ टीचर्स हुए होंगे जो क्लास में आते थे, चुपचाप बैठ जाते थे टीचर, और बच्चों को पूछते थे, बच्चों क्या हालचाल तुम्हारे, तुम्हें कुछ पढ़ना है क्या? बोले नहीं गुरुजी आज मन नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं बच्चों, तुम बैठ के जो करना है करो, मैं भी बैठ के थोड़ा नींद ले लेता हूं क्लास के अंदर। या फिर बच्चों को कहते थे तुम थोड़ा खेल के आ जाओ बाहर जाके। और ऐसे टीचर सब बच्चों के फेवरेट थे स्कूल में, उनको कहते थे अल्ट्रा लिबरल। मतलब उन टीचर से कोई बच्चा डरता ही नहीं था, सारे लोग चाहते थे उन्हीं टीचर की क्लास हो, क्योंकि वो क्लास के अंदर खुली छूट दे देते थे। अल्ट्रा लिबरल, तो इसको कहते हैं फ्री रीन का मतलब खुला शासन, कोई रूल नहीं। एनार्किक का मतलब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध ही नहीं है, और इसको कहते हैं लेजस फेयर। और लेजस फेयर का मतलब होता है नो रूल, एवरीथिंग इज फेयर, यानी कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्योंकि ऐसे टीचर्स को पढ़ाना तो था नहीं, और उनकी खुली छूट के चक्कर में भाई साहब तुम्हारी ये हालत हो गई। उस टाइम बड़ा मजा आ रहा था कि वाह ये टीचर नहीं भगवान है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर्स को तो तुम खड़ूस कहते थे, और जो डिसिप्लिन में रह के तुमको सोने नहीं देते थे क्लास के अंदर, बीच बीच में उठा के सवाल पूछते थे, उनको तो तुम विलेन मानते थे और दुआ करते थे इनका ट्रांसफर हो जाए। लेकिन आज वही चीज कम पड़ रही होगी, दिक्कतें आ रही होगी। तो खुले छूट यदि जिस देश के अंदर मिली हुई है, कोई रूल नहीं है, तो वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, या अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा वहां सब डूबते। इसलिए रूल्स तो चाहिए। तो लेजस फेयर, फ्री रीन, एनार्किक, अल्ट्रा लिबरल स्टाइल एक आध दिन के लिए ठीक है भाई साहब, लेकिन बिना रूल के लाइफ नहीं चल सकती। तो यहां पर क्या होगा कि दिस लीडरशिप गिव्स ऑल द पावर टू द ग्रुप। सारी शक्तियां ग्रुप के पास ही है, ग्रुप जो चाहे करो। और आपको पता ही है भीड़ तंत्र भाई साहब, भीड़ जब कानून हाथ में ले लेगी तो ना जाने क्या होगा। यस, ऐसा आदमी भी अपने देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो सकता है। तो ध्यान रखना। अब एक होता है ब्यूरोक्रेटिक
ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही, और अफसरशाही का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन से शासन, रूल बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, और कानून का राज होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या है? कानून का राज, और कानून का राज का मतलब क्या है कि भाई जो सही होगा हम उसके साथ हैं, जो सही होगा कानूनन हम उसके साथ हैं, और यहां पर नेता ज्यादा कुछ नहीं करता, कानून शासन चलाता है। ऐसी लीडरशिप क्या कहलाती है? ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, जो रूल के हिसाब से चलती है। सो दिस इज द लीडर फंक्शंस ओनली विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। लीडर के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, और यहां वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फैसला करता है। लीडर कैनॉट बी फ्लेक्सिबल एंड डज नॉट लाइक टू टेक एनी रिस्क आउट ऑफ द रूल्स। रूल्स जितना परमिट करते हैं उतना ही लीडर फैसले ले सकता है, वो बिना रूल तोड़े कुछ फैसले ले तो ठीक, अदरवाइज वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता कि इसको माफ कर दो, ये मेरा आदमी है, उसको माफ नहीं करते क्योंकि वो अपना आदमी नहीं, ऐसा नहीं। रूल्स के हिसाब से काम होता है, तो वो होता है ब्यूरोक्रेटिक, यानी कि अफसर रूल से चलने वाले, वो लीडरशिप। तो ये तो थी लीडरशिप की स्टाइल, आप मिक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन लीडरशिप की कुछ थ्योरीज होती है। क्या नेता बनाए जा सकते हैं, या लीडरशिप जो होती है वो इनबॉर्न होती है, पैदाइशी गुण होता है। लोग इस पे अलग अलग बात रखते हैं, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, इनबॉर्न कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर लीड करने की। हाँ, आप सीख सकते हो, लीडरशिप को निखार के और बेहतर लीडर बन सकते हो। इसने आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जैसे कई महान खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन वो महान कप्तान नहीं हुए। लेकिन आप महेंद्र सिंह धोनी या कपिल देव जैसे खिलाड़ियों को देखें तो उस वक्त गावस्कर या धोनी के वक्त और खिलाड़ी युवराज सिंह जैसे होते हुए भी इन कप्तान के तौर पे इन खिलाड़ियों ने नाम कमा लिया, क्योंकि लीडरशिप जो है वो ज्यादा सिखाई नहीं जा सकती। हाँ, सीख के आप बेहतर लीडर बन सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो और लोगों ने कैसे लीडरशिप की थ्योरी दी, इसको कहते हैं ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी और ग्रेट मैन थ्योरी। ट्रेट मतलब लक्षण, लक्षण, और अक्सर कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यदि आपके अंदर होगा वो मटेरियल तो ही आप लीडर बन पाओगे, वरना आपके लोग कितनी सिफारिशें कर दें, आप आगे जाकर फेल हो सकते हो। सो ट्रेट और ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है? इट सजेस्ट दैट लीडर्स हैव सम इनबॉर्न ट्रेट्स, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए बाय बर्थ, इनबॉर्न ट्रेट्स, जो जन्मजात लक्षण होने चाहिए लीडरशिप के। तो ये ट्रेट थ्योरी कहती है, और मैं भी मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। अब एक थ्योरी कहती है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ये थ्योरी ये बताती है कि आप किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसको पढ़ा के, सिखा के, और वो भी अच्छा लीडर बन सकता है। अच्छा लीडर बन सकता है ट्रेनिंग से। आप ट्रेनिंग से अच्छा लीडर बना सकते, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से अच्छा लीडर बनते ऑब्वियसली। लेकिन जिसमें पहले से कुछ गुण हैं वो और ज्यादा अच्छा लीडर बन सकता है ट्रेनिंग के बाद। अब जब आपको पता चला, कि कई और स्टाइल हो सकती है, सिचुएशनल थ्योरी। अचानक से एक परिस्थिति हुई, एक हीरो सामने आ गया। अक्सर भारत में आंदोलन होते रहते हैं इसी प्रकार के प्रदर्शन, हर प्रदर्शन में एक कोई हीरो आता है, बाद में वो हीरो जाके किसी देश का मुख्यमंत्री राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई हीरो अचानक से नेता बन के किसी जगह से चुनाव लड़ सकता है। पहले उनको कोई नहीं जानता था, अचानक से एक सिचुएशन हुई, कोई विवाद हुआ, और उसमें से उस लीडर का नाम सामने आ गया, और अब वो लीडर बने फिरते। तो इसको कहते हैं सिचुएशनल थ्योरी, कि परिस्थिति लीडर पैदा करती है, परिस्थितियां लीडर पैदा करती है। और जब आपके सामने करो मरो की स्थिति होती है तो उसमें से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी उनको फॉलो करते हैं, तो वो सिचुएशनल लीडरशिप। सो दिस थ्योरी कंसिडर्स द चैलेंजेस ऑफ द सिचुएशन और encourages an adaptive leadership style to complement the issue being faced.
तो जो आपका इश्यू है, जिसको आप फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन के अंदर आप उस चैलेंजेस का सामना करते वक्त किस तरह से एडजस्ट करते हो, तो वहां से आपकी लीडरशिप स्किल्स दिखते हैं। और वो सिचुएशनल थ्योरी कहती है। ऐसे जब आपने कुछ बेसिक पैटर्न देखे, तो यहां पर मेनली ट्रेड थ्योरी या ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी या सिचुएशनल थ्योरी, इस तरीके से आप देख सकते हो। और जब आपने देखा कि एक वर्ड होता है लॉबिंग, लॉबिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप हर चीज में इंडिया के अंदर एजेंट का सिस्टम है, एजेंट का सिस्टम, ऐसे कुछ देशों के अंदर जो दलाली वाली बात होती है ना, कमीशन बेसिस पे काम करना, कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, तो आप अपनी तरफ से खुद बात मत मनवाओ किसी को, ऐसी कंपनियां हैं जो आपका काम करवा देगी। तो एक वर्ड होता है लॉबिंग। लॉबिंग का मतलब आपकी बात मनवाने के लिए या आपके फेवर में रूल बनाने के लिए कोई कंपनी काम कर रही है जिससे आपका फायदा हो जाए। तो कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो सरकार के साथ मिली हुई होती, बड़े उद्योगपतियों को वो जाके ऑफर देती है कि देखो सरकार से ऐसा कानून बनवा सकते हैं हम जिससे आपका फायदा हो, तो इसकी इतनी फीस लगेगी। तो वो उद्योगपति उस कंपनी को हायर करता है और कहता है ठीक है, सरकार से ऐसे नियम बनवा दो और कानून ऐसा बना कि उस कंपनी का बड़ा फायदा हो गया। तो ये लॉबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉबिंग। भारत में ये इलीगल है, भारत में ये इलीगल है। जैसे कोई कंपनी को टेंडर चाहिए तो उसके मैनेजर ने जाके आगे एक कंपनी हायर कर ली, टेंडर की अंदर की जानकारी निकलवा ली और उसने उसी हिसाब से आवेदन कर दिया और उसको वो अलॉट हो गया। ये लॉबिंग। तो लॉबिंग इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट to influence political decisions through various forms of advocacy directed at policymakers on behalf of another person, organization or group. So deliberate का मतलब है जानबूझकर, जानबूझकर किया गया एक अटेम्प्ट जिससे राजनीतिक डिसीजंस इस प्रकार से लिए जाए पॉलिसी मेकर्स द्वारा जो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को फायदा पहुंचा दे। तो ये कहलाता है लॉबिंग। और भारत में लॉबिंग लीगल नहीं है, जबकि कई देशों के अंदर लॉबिस्ट होते हैं वो लीगल, जो सरकार और कंपनी के बीच डील फिक्स करवा देते हैं, उसको कहते हैं लॉबिंग। तो लॉबिंग लीगल नहीं है इंडिया में। अब अक्सर इथिक्स और लॉ के ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इथिक्स का मतलब क्या? मॉरलिटी, नैतिकता के हिसाब से जो सही है वो एक बात, और कानून के हिसाब से गलत है वो तो अपराध है, कानून के हिसाब से जो गलत है वो तो क्राइम है। तो इथिक्स क्या है? कोई ऐसा आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? इथिक्स आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इथिक्स रेफर्स टू मोरल कोड ऑफ नर्सिंग एंड बेस्ड ऑन द ऑब्लिगेशन टू सर्विस एंड रिस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू मेलेनी एंड इवलिन। यानी कि सिंपली मोरल कोड, मोरल कोड यानी कि मॉरलिटी, मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता। अब कानून के हिसाब से गलत सही की बात नहीं है यहां पर, सिर्फ नैतिक, अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हमको बचपन से क्या सही क्या गलत सिखाया जाता है वो हमारी नैतिक शिक्षा है, मोरल एजुकेशन है। तो ये सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग को ही हम क्या कहते हैं? एथिक्स। सो मोरली झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपना बेस्ट प्रयास करते रहना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ये सब हमें सिखाया गया था। तो ये है मॉरलिटी। सो यहाँ पर नर्सिंग में काम करते वक्त ये हमें गाइड करते, इथिकल प्रिंसिपल्स हमें गाइडलाइन के तौर पर रहेंगे कि आपको व्हाट इज राइट और रॉन्ग, इसमें आप डिफरेंशिएट करो और जो राइट है वही करें, रॉन्ग वाली चीज ना करें। इसीलिए हमें इथिक्स सिखाई जाती है। और की इथिकल प्रिंसिपल्स इन हेल्थ केयर सिस्टम, कई प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो मोटे तौर पे आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें याद रखना है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस।
पेशेंट की स्वतंत्रता, पेशेंट खुद को तय करना है कि उसको इंजेक्शन लगवाना है या नहीं लगवाना, यहाँ इलाज करवाना नहीं करवाना, घर जाना है या एडमिट रहना है, ये कहलाता है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी इज राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, खुद फैसले लेने का जो अवसर देना है वो ऑटोनॉमी कहलाता है। इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम एंड राइट टू हेल्थ केयर डिसीजन, स्वतंत्रता के साथ अपने इलाज का फैसला लेना है उसको, वो है ऑटोनॉमी। तो आप मरीज को फोर्स नहीं करना है, आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हो कि देखिए ये ऑपरेशन होने वाला है, आप चाहो तो इसमें मना भी कर सकते हो। सो वो ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल हमें यूज करना है। इसके साथ साथ एक होता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय, ऑब्लिगेशन टू बी फेयर विथ ऑल द पीपल, आप सबके साथ फेयर रहोगे, यानी कि भेदभाव नहीं करना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, आप सबको बराबर यानी कि फेयर तरीके से ट्रीट करोगे ड्यूटी पे। ये मेरी जाति का है, ये मेरी गांव का है, ये मेरे धर्म का है, और ये मेरे अपोजिट कास्ट का है, इसको मैं ट्रीट नहीं करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने काम के साथ जस्टिस करना, किसी भी प्रकार के भेदभाव किए बिना, वो कहलाता है जस्टिस, टू बी फेयर, सबको बराबर की नजर से देखना। एक होता है फिडेलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुल। फेथफुल मतलब किसी ने आप पे भरोसा किया है तो आपको उसका भरोसा रखना है, भरोसा नहीं तोड़ना है, धोखा नहीं देना है। तो फिडेलिटी मतलब फेथफुलनेस, इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी फेथफुल टू द कमिटमेंट मेड बाय हिमसेल्फ। सो फिडेलिटी का मतलब जो आपने वादा किया है, वादा यानी कि ट्रस्ट, जो आप पे विश्वास उसने किया है किसी ने, तो उस ट्रस्ट को बनाए रखना, कीपिंग द ट्रस्ट is fidelity, and that is the main support of accountability. fidelity का मतलब होता है फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, फेथ, भरोसा बनाए रखना। और यदि आपने कोई जवाबदेही ली है तो उसको जवाबदेही मतलब आंसरेबिलिटी मेंटेन करके रखना, ये होता है फिडेलिटी। और जब आपने अपनी वफादारी और वादा मेंटेन करा कि कल मैं आपको 10 बजे ट्रीटमेंट दूंगा, तो आपको वो मेंटेन करना, फिडेलिटी। कीपिंग द प्रॉमिस, कीपिंग द प्रॉमिस, वादा नहीं तोड़ना है, कीपिंग द प्रॉमिस। वरना आजकल की दुनिया के अंदर झूठ ऐसे बोला जाता कि 5 मिनट में आ रहा हूं भाई, 5 मिनट में, और 2 दिन तक ही नहीं आते। तो प्रॉमिस या अपना कही हुई बात पे टिके रहना, फेथफुलनेस, इसको कहते हैं फिडेलिटी। फिडेलिटी। इसके साथ साथ एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या? वेरासिटी का मतलब होता है सच। इट इज ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ, ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ, मरीज को सच बात बतानी। अब सच है, लेकिन यदि आप उस सच को बोलने के लिए ऑथराइज नहीं हो तो आप गलत कर रहे हो। जैसे एक मरीज HIV पॉजिटिव आ गया और आपने तुरंत बता दिया कि बड़े दुख की बात है कि आपकी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई है, और आपने कहा भाई मैं तो वेरासिटी यानी कि टेलिंग द ट्रूथ का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखने की बात थी और आप ऑथराइज नहीं हो ये बात बताने की। वो जो मेडिकल टीम का लीडर है, टीम लीडर जो डॉक्टर है, वो ये बात डिस्क्लोज करेगा। तो जिस बात को बताने के लिए आप ऑथराइज्ड हो वही सिर्फ ट्रुथ बताना सही तरीके से, वो वेरासिटी। यानी कि मरीज आया काफी सीरियस है, रिश्तेदार आके आपको पूछ रहा है कि भाई साहब पेशेंट का क्या हाल है, आप कहोगे पेशेंट मरेगा। हाँ, हो सकता है अंतिम सत्य यही हो कि मरीज हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, लेकिन आपको इस तरीके से बताने की अथॉरिटी नहीं है। तो वेरासिटी इज जस्ट ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ विद इन योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सच बताना है। यदि आपके वो केयर अवेलेबल नहीं है तो आप अगले लेवल पे रेफर कर सकते हो। सो सच बोलना खतरनाक भी हो सकता है। यदि किसी का
सामने वाले के कोई रिश्तेदार चोर है तो आप ये नहीं बोल सकते कि तेरा वो चोर है। क्यों? क्योंकि सच और झूठ दोनों साइड के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, फिर लड़ाई हो सकती है। तो ट्रुथ केयरफुली बोलना और सच बोलने का एक तरीका होता है। हर किसी की सच्चाई अलग अलग साइड होती है। आपके हिसाब से जो 6 लिखा हुआ है, जो उस तरफ खड़ा है, जो उस तरफ खड़ा है उसको वो 9 दिख सकता है। तो आपके लिए ये 6, इसके लिए ये 9। तो सच्चाई सिचुएशनल होती है, तो बहुत केयरफुली बोलना वेरासिटी। लेकिन आपको वेरासिटी का मतलब होता है टेलिंग द ट्रुथ, ऑब्लिगेशन ऑफ टेलिंग द ट्रुथ। अब आप कोई मेरे से पूछे कि सर हम कितने होशियार हैं, तो मैं सच थोड़ी बताऊंगा। मैं कहूंगा आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, इतना तो जरूर बता सकता हूं। इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल होता है बेनिफिशियंस। अक्सर इन प्रिंसिपल्स में क्वेश्चन आ सकता है। बेनिफिशियंस, बेनिफिशियंस का मतलब होता है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। और हम सब काम क्यों कर रहे हैं कि मरीज का कोई ना कोई फायदा हो, यानी आप ऐसा काम करो जिससे मरीज का फायदा हो। तो इसको कहते हैं डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट। मरीज के लिए या क्लाइंट के लिए अच्छा करें। वॉट एग्जैक्टली इज गुड फॉर वन पर्सन मे नॉट बी सेम फॉर अदर्स। ये भी आपको याद रखना है। एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो जरूरी नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो जिस व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वही सिर्फ आपको करना है। इसको कहते हैं बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस। अब जब आपको पता चला कि इसका अपोजिट एक और होता है, वो होता है माल इफिशियंस। माल इफिशियंस का मतलब होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब हार्मफुल। और जब आप इफेक्टिव नहीं होंगे तो आप नुकसान पहुंचा सकते हो या इनइफेक्टिव हो सकते हो। तो यदि आप फायदा नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान तो नहीं करना। और नुकसान नहीं करना उसको कहेंगे नॉन माल इफिशियंस। नॉन माल इफिशियंस इज द रिक्वायरमेंट दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर डू नॉट हार्म। डू नॉट हार्म। डू गुड इज बेनिफिशियंस। यदि अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डू नॉट हार्म टू देयर क्लाइंट, आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। जानबूझ के या अनजाने में भी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मरीज को नुकसान हो जाए। ये कहलाता है माल इफिशियंस और नॉन माल इफिशियंस। याद रखना, डू नॉट हार्म। डू नॉट हार्म यानी कि नॉन माल इफिशियंस। डू गुड बेनिफिशियंस। टेल द ट्रूथ वेरासिटी। ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने। इसके साथ साथ एक प्रिंसिपल होता है जिसको आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है डिओंटोलॉजिकल। डिओंटोलॉजिकल का मतलब क्या? What causes a good outcome is good action. What causes a good outcome is good action. कोई चीज अच्छी है या बुरी उसका कैसे पता करो? तो उसका जो सिद्धांत है वो है डिओंटोलॉजिकल। डिओंटोलॉजिकल में क्या यकीन करते हैं हम? जिस चीज का नतीजा अच्छा तो वो चीज अच्छी। मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मारी और उससे आपको अकल आ गई, तो ये आपके लिए अच्छा एक्शन था, यानी कि ये डिओंटोलॉजिकल थ्योरी हो गई। किसी ने आपको ताना मारा और उससे आपने पढ़ना शुरू कर दिया और आपकी जॉब लग गई, तो वो एक अच्छा एक्शन ही था। कोई आपके साथ स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन में रख रहा था और इससे आप एक अच्छे इंसान बन गए, तो ये आपके लिए एक अच्छा एक्शन ही होगा। और ये सिद्धांत डिओंटोलॉजिकल प्रिंसिपल कहलाता है। डिओंटोलॉजिकल। और एक होता है सिचुएशनल। सिचुएशनल में क्या है? व्हाट कॉजेज ए गुड आउटकम इज गुड एक्शन। अगेन इसको सिचुएशनल भी ऐसा ही डिफाइन कर सकते हैं। डिओंटोलॉजिकल का मतलब हो सकता है सिचुएशनल, परिस्थितिवश। आज जो हुआ वो अच्छा हुआ क्योंकि इससे हमारा फायदा हुआ, लेकिन हो सकता कल वो सही ना हो। तो डिओंटोलॉजिकल इज सिचुएशनल थिंग। जिस एक्शन का अच्छा नतीजा उसको हम अच्छा एक्शन ही मानेंगे। अब नर्सेज के लिए इथिकल गाइडलाइंस किसने दी? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, जो अंतरराष्ट्रीय काउंसिल है नर्सेज की, उसके लिए। तो आईसीएन, आईसीएन का मतलब है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज।
इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस, जो इंटरनेशनल लेवल पे काउंसिल है नर्सेज के लिए जिनेवा के अंदर, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज 1899 से काम कर रही है ये संस्था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था ने कुछ कोड या गाइडलाइन दी नर्सेज के लिए 1993। इसको आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज द्वारा दिया गया 1993 में। बड़ी गाइडलाइंस है कि नर्सेज एंड पीपल, नर्स को लोगों के साथ कैसे डील करना है, नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्स को अपने काम के साथ कैसे डील करना है, नर्सेज एंड द प्रोफेशन, नर्सेज को अपने प्रोफेशन की साख बनाए रखने के लिए कैसे बिहेव करता रहना चाहिए, और नर्सेज एंड कोवर्कर्स, नर्स अपने कलीग साथ काम करने वाला, चाहे वो नर्स हो, वार्ड बॉयज हो, डॉक्टर्स हो, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, इसकी गाइडलाइंस दी गई है, जिसको हम कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज कहते हैं, जो 1993 में दिया गया था, 1993 के अंदर दिया गया था। अब एथिक्स यानी वो तो मोरल चीज है, जो नैतिकता है, इसको तोड़ने पे लोग कहेंगे आप अच्छे आदमी नहीं हो, नैतिक तौर पे खराब हो, आपका व्यवहार सही नहीं है, लेकिन कोई सजा नहीं हो सकती आपको। लेकिन एक होता है लीगल सिस्टम, यदि आपने लॉ ब्रेक करा तो सजा हो सकती है, और लीगल सिस्टम इस देश का, और यहां कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब क्या है? तो आप कह सकते हो लीगल, दैट इज स्टैब्लिश्ड और फाउंडेड अपॉन लॉ और ऑफिशियल और एक्सेप्टेड रूल्स, जो कानून द्वारा पारित नियम है। लॉ बनाने की जो जिस देश में प्रक्रिया है उसके द्वारा जो पारित नियम होते हैं उसको हम लीगल कहते हैं, उसको हम लीगल कहते हैं। और ये लॉ बनते कैसे? सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? लॉ कहां से आते हैं? तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो संवैधानिक लॉ है, तो 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो गया था, और संविधान के अंदर और कुछ कानून आते रहते हैं, नए कानून सरकार बनाती है। सो इट इज जजमेंटल लॉ, इसको कहते हैं जजमेंटल लॉ दैट गवर्न्स द स्टेट। देश या राज्य को गवर्न यानी कि चलाने के लिए वो नियम होते हैं। इट डिटरमिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज, कि भाई राज्य को कैसे संगठन में रहना है, क्या उसकी जिम्मेदारियां और क्या इसके पावर है और क्या इसकी कर्तव्य है, क्योंकि संविधान में हमेशा आपके राइट्स के साथ आपकी ड्यूटीज भी आती है। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ, इट इज बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स दैट इवॉल्व फ्रॉम कोर्ट डिसीजंस, क्योंकि जहां क्लैरिटी नहीं होती है तो विवाद होता है, विवाद होता है तो लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के फैसले आते हैं। कोर्ट के फैसले से जो नियम बनते हैं उसको कहते हैं कॉमन लॉ। कोर्ट के फैसले से जो नियम बनते हैं उसको कहते हैं कॉमन लॉ। अब यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज मेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इस दिवाली पे पटाखे नहीं चलाने क्योंकि पॉल्यूशन होने वाला है, या फिर ज्यादा शादी में लोग नहीं बुलाने हैं क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने। तो ये प्रोटोकॉल कौन बना रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कौन बना रहा है? जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इसको कहते हैं प्रशासनिक रूल्स। और ये भी यदि आप तोड़ोगे तो आपको फाइन लगेगा, आपको सजा हो सकती है। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक रूल। या फिर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपको 1000 रुपए का फाइन लगेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब अक्सर क्वेश्चन में आता है वो है गुड समारिटियन लॉ। गुड समारिटियन लॉ क्या है? आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा या सुना होगा कि एक्सीडेंट हुआ, इंजर्ड लोग वहां सड़क पे पड़े हुए, लोग उनका वीडियो बना रहे हैं लेकिन कोई उनको अस्पताल में नहीं ले जा रहा,
क्योंकि उनको डर है कि जब आप अस्पताल लेके जाओगे किसी घायल को तो वहां पर हॉस्पिटल वाले पुलिस बुलाएंगे और पुलिस आपको इंक्वायरी के लिए बुलाएगी, चक्कर काटने पड़ेंगे, हो सकता है आपको हॉस्पिटल का बिल भरना पड़े या आप पे ही उल्टा केस हो जाए, आपको ही फंसा दे, ऐसा डर रहता है। लेकिन सरकार बार बार जागरूकता कर रही है कि हम ऐसे एक्सीडेंट में मदद करने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे, उन पे कोई केस नहीं होगा, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। यानी आपने तो अच्छा सोच के कुछ करा और उल्टा आप ही फंस गए, ऐसा ना हो। यदि आपने अच्छी नीयत से किसी की हेल्प करने के लिए कुछ किया तो आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसको कहते हैं गुड समारिटन लॉ, गुड समारिटन लॉ। सो इन रिस्पॉन्स टू हेल्थ प्रोफेशनल the fear of malpractice claims, the most states have enacted this good Samaritan law. अभी गुड समारिटन लॉ क्या है, यानी ये समारिटन लॉ, गुड समारिटन लॉ क्या है? दैट exempts the doctors and nurses from liability when they render the first aid during emergency. जब आप इमरजेंसी के अंदर सीपीआर दे रहे हो और सीपीआर से रिप फ्रैक्चर हो गया, रिप से लंग पंचर हो गया और बाद में पेशेंट की मान लो दुर्भाग्य से डेथ हो गई, तो घर वाले आप डॉक्टर और नर्सेज पे हत्या का केस दर्ज कर देंगे कि डॉक्टर की लापरवाही से जान गई और नर्सेज और डॉक्टर को फांसी हो जाए। तो ऐसा नहीं हो। तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये रूल बहुत जरूरी है और इसको कहते हैं गुड समारिटन लॉ, और ज्यादातर जगह ये लागू। वरना पेशेंट को कुछ हुआ, रिलेटिव भड़क गए, अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टर और नर्सेज की पिटाई, तो ये क्रिमिनल अपराध के अंदर आ गया यदि आप डॉक्टर और नर्स के खिलाफ हमलावर कार्यवाही करते हो तो। और नर्स और डॉक्टर्स को आपराधिक केसेस से बचाना है क्योंकि वो इलाज करने का अपना बेस्ट प्रयास कर रहे थे। तो ये गुड समारिटन लॉ जो अपने नर्सेज की सेफ्टी, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब यहां पर होता क्या, देखिए ओवरऑल जब आप देखें कि जो लॉ हमने देखे, इसमें स्टैट्यूटरी लॉ हो सकते हैं, कोर्ट जजमेंट से आए हुए, कॉमन प्राइवेट लॉ हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो सकती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाएगी। अब जब हम देखें कि लॉ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ का मतलब क्या कि आपने किसी को थप्पड़ मार दी, लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर किसी से कोई बहस हो गई, कोई चोरी हो गई, तो सिविल और क्रिमिनल में फर्क क्या है? कौन सा सिविल में आएगा और कौन सा क्रिमिनल में आएगा? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मान लो सिर्फ धोखाधड़ी हो गया, फ्रॉड हो गया, आपके पैसे चुरा लिए किसी ने, और यदि आपको शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाया है, आपके साथ मारपीट करी है, तो उसको कैसे बांटे? तो ये वर्ड्स अपन समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर बहुत सारे वर्ड है, जैसे एक वर्ड आता है फेलोनी। फेलोनी के अंदर मैनस्लॉटर, असॉल्ट, बैटरी या फ्रॉड पढ़ेंगे अपन। ये सब क्रिमिनल के अंदर आएंगे। और मिसडिमिनर के अंदर इंटेंशनल या अनइंटेंशनल नेग्लिजेंस या माल प्रैक्टिस आएगा। लेकिन सिविल के अंदर क्या आएगा कि सिविल के अंदर आप देखोगे देयर इज स्टैंडर्ड प्रूफ इज प्रीपोंडरेंस ऑफ द एविडेंस। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर एक बड़ा वर्ड आता है टॉट। टॉट में भी हम फ्रॉड, डिफेमेशन, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी पढ़ते हैं। सो इन टर्मिनोलॉजीज को हम कैसे समझे, ये हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जो लीगल प्रॉब्लम्स है उसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चंस हमें जो आते हैं वो आते हैं टॉर्ट्स पे। टॉर्ट्स क्या है? तो टॉर्ट्स क्या है जब आपसे पूछे तो आप बताओगे कि ये सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग committed by one person against the another person। ये सिविल रॉन्ग
क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, सिविल रॉन्ग है ये। द रॉन्ग मे बी फिजिकल हार्म, साइकोलॉजिकल हार्म और हार्म टू इवन रेपुटेशन। फिजिकल या मानसिक, शारीरिक या मानसिक हार्म ने इवन उसकी रेपुटेशन को नुकसान करा, उसकी बदनामी कर दी, तो क्या होगा, वो भी टॉर्ट है। या उसकी लाइवलीहुड, नौकरी को नुकसान कर दिया, या अदर लेस टेंजिबल वैल्यू, या कुछ कम टेंजिबल मतलब उसकी भौतिक वैल्यू भले ही कम हो लेकिन उसका लॉस हुआ, उसकी जॉब जा सकती है, ऐसी जानकारी भी लीक कर दी, तो भी वो टॉर्ट है। क्या है? टॉर्ट। सो टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग, जिसमें फिजिकल हार्म हो सकता है, मेंटल हार्म हो सकता है, रेपुटेशन का हार्म हो सकता है, बदनामी हो सकती है, नौकरी जाने पे खतरा हो सकता है, या अन्य इसी प्रकार का कोई नुकसान, उसको कहते हैं टॉर्ट, सिविल रॉन्ग। और ये सिविल रॉन्ग जो है, ये टॉर्ट जो है, सिविल रॉन्ग, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जानबूझ के करते हो आप, या इवन अनजाने में भी किसी का मजाक उड़ाया और उसको नुकसान हुआ, तो भी ये टॉर्ट है। और एक होता है इंटेंशनल टॉर्ट। इंटेंशनल का मतलब जानबूझ के। एक होता है कॉजी इंटेंशनल, आपने मजाक करा था सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए, लेकिन मजाक सुनकर उसने फांसी लगा ली, ये आपका इंटेंशन नहीं था, तो कॉजी इंटेंशनल हो गया वो। कॉजी मतलब 50-50, अनजाने में। और इसके साथ होता है अनइंटेंशनल, अनजाने में, पूरा ही अनजाने में। जैसे आपने ऐसे टच हुआ किसी को और वो गिर गया और उसको लग गई, तो वो हुआ अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल। अब यहाँ इंटेंशनल, अनइंटेंशनल या कॉजी इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है वो आपको समझना है। पहले हम पढ़ेंगे इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के, इंटेंशन के साथ। और उसमें आता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या? असॉल्ट का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है। असॉल्ट इज एनी इंटेंशनल थ्रेट टू ब्रिंग अबाउट हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट, बट नो एक्चुअल कॉन्टेक्ट इज नेसेसरी। तो असॉल्ट का मतलब होता है सिंपली धमकी। अब धमकी कौन सी? अपन कहते हैं ना किसी को, मैं तुझे देख लूंगा, तो सामने वाला कहला देख ले, अच्छे से देख ले। तो किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी असॉल्ट कहलाती है। यानी आपने उसको नुकसान पहुंचाने का इरादा जाहिर कर दिया, तो भी वो असॉल्ट है। यदि एक्चुअल में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी हुआ है, तो भी वो असॉल्ट माना जाएगा, तो भी वो असॉल्ट माना जाएगा। यानी आपने सिर्फ धमकी दी, एक्चुअल में कुछ भी नहीं करा, उसको टच भी नहीं करा है, तो भी वो असॉल्ट है। याद रखिए, तो भी वो असॉल्ट है। और एक दूसरा होता है बैटरी। ये वो बैटरी नहीं जो आपके फोन में है। बैटरी का मतलब क्या है? अपन जब किसी को कहते हैं ना कि मैं तुझे देख लूंगा, तो वो कहता तू मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकता, हाथ लगा के देख। तो अपन हाथ लगा लेते, बोले ये ले। तो आपने सिर्फ टच करा है। टच करा है मतलब क्या हो गया? बैटरी। और बैटरी का मतलब टच। कौन सा टच? अनकंसेंटेड एंड अनलॉफुल टचिंग ऑफ ए पर्सन। सामने वाले को बिना इजाजत या उसकी मर्जी के खिलाफ टच करना क्राइम है, और वो है बैटरी। सो आपको याद रखना है, अनकंसेंटेड, बिना परमिशन का या बिना लीगल तरीके से टचिंग बैटरी है। अनलॉफुल टचिंग, अनलॉफुल टचिंग बैटरी है, जो कि अनइंटेंशनल या इंटेंशनल टॉर्ट का एक तरीका है। सो याद रखना, असॉल्ट का मतलब धमकी और बैटरी का मतलब अनलॉफुल टचिंग। अनलॉफुल टचिंग, बिना परमिशन के टच करना। ऐसे ही इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर एक आता फॉल्स इंप्रिजनमेंट, झूठी कैद। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, किसी को कैद करके रखना बिना किसी वजह के। तो इसके अंदर क्या आएगा? आपने पेशेंट की परमिशन के बिना उसको एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में, तो भी वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का केस कर सकता। सो टॉर्ट ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट ऑकर्स व्हेन अनजस्टिफाइड रिस्ट्रेनिंग ऑफ ए पर्सन विदाउट लीगल वारंट।
किसी को आपने अपने कब्जे में लेके रिस्ट्रेन कर दिया, पेशेंट को बांध दिया, क्योंकि पेशेंट एग्रेसिव था तो हम रिस्ट्रेन करते हैं हॉस्पिटल में, उसके हाथ पैरों को बांधते हैं बेड पे, उसको कहते हैं रिस्ट्रेनिंग। बट बिना वारंट के, बिना प्रॉपर प्रोसीजर के यदि किसी को इस प्रकार से अनजस्टिफाइड, बिना लॉजिकल रीजन के रिस्ट्रेन करना, कमरे में बंद करना, बेड पे बांधना, वो सब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। किस में आएगा? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब कॉजी इंटेंशनल, कॉजी का मतलब होता है 50-50, ना ये इंटेंशनल है और ना अनइंटेंशनल है, ऐसा कह सकते हो, तो उसको हम कहते हैं कॉजी इंटेंशनल। जैसे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मतलब निजता भंग करना, उसका प्राइवेसी को भंग किया। पेशेंट अपने वाइफ, रिलेटिव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, तुम बीच में जाके झांक रहे हो, मेडिसिन लेनी है। इंडिया में तो सब चलता, कोई प्राइवेसी नहीं है हॉस्पिटल में, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर पेशेंट के बेड तक पहुंचने से पहले आपको परमिशन लेनी है, पूछना है कि मे आई कम इन, तो पेशेंट कहेगा नो वेट। बाकी इंडिया में तो आप हॉस्पिटल में मरीज आ गया तो उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है, जब आओ जाओ, डॉक्टर नर्सेज को कोई नहीं रोकता। तो ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, पेशेंट की निजता आप भंग कर दोगे तो भी वो एक तरीके से इन इंटेंशनल टॉर्ट है, सिविल रॉन्ग कर रहे हो आप उसके साथ। यानी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इट इंक्लूड इंट्रूजन इनटू पर्सनल लाइफ ऑफ अनदर विदाउट जस्टिफाइड कॉज, विदाउट जस्टिफाइड कॉज। आप किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर मत करो, इसको कहते हैं दूसरे के लफड़े में टांग नहीं फंसाना बिना किसी लीगल रीजन के। सो मुझे याद है मैं स्टूडेंट को सुपरवाइज कर रहा था साइकेट्रिक वार्ड के अंदर, और स्टूडेंट्स को हम पेशेंट दे देते हैं, स्टूडेंट पेशेंट के पास जाके खड़े हो जाते हैं, हिस्ट्री लिखते रहते हैं कुछ, और टीचर जब खड़ा रहता है वार्ड के अंदर तो स्टूडेंट को बोला हुआ रहता है अपने अपने पेशेंट के पास रुको। तो स्टूडेंट पेशेंट के पास जाके ऐसे रुक गए, और पेशेंट के रिश्तेदार आए हुए थे घर से, कुछ खाना वाना लाए थे, वो अपना कुछ खाने वाने इसकी बातें कर रहे, स्टूडेंट ऐसे खड़े उसके सर पे। तो टीचर होने के नाते मैंने उस स्टूडेंट को पूछा कि अब तुम यहां से जा सकते हो। तब तक पेशेंट ने भी बोल दिया भाई आप यहाँ हमारे सिर पे क्यों खड़े हो, जाओ, हमें थोड़ी कोई पारिवारिक बात करनी है। तो ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मुद्दा हो गया। तो आपको दूसरे के जरूरत से ज्यादा जानकारियां जुटानी भी नहीं है। अब आपको याद रखना है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इज कॉजी इंटेंशनल टॉट। साथ साथ एक वर्ड आता है डिफेमेशन। आजकल हर कोई किसी पे आरोप लगा देता है। डिफेमेशन मतलब मान हानि, मान हानि, आपकी इज्जत का नुकसान करके आपके मान को हानि पहुंचाती, मतलब आपकी बेइज्जती कर दी। क्या कर दी? बेइज्जती। और बेइज्जती कर दी तो आप केस कर दो, आप पे झूठा आरोप लगा दिया कि आप पढ़ते ही नहीं। तो डिफेमेशन के लिए आपको अलग अलग वर्ड याद रखते हैं। देखिए यहां पे एक वर्ड है कॉलुमी। कॉलुमी का मतलब क्या है मैं आपको पूछना चाहता हूं। कॉलुमी, शायद हिंदी मीडियम वाले को कॉलुमी शब्द पता नहीं होगा। कॉलुमी क्या है? अरे इंटरेस्टिंग सा शब्द है ये, इसको कहते हैं चुगली। आपने इधर का उधर करा ना तो उसकी बदनामी हो गई, और वो है कॉलुमी। सो डिफेमेशन के अंदर कॉलुमी आती, जिसको आप कहते हो चुगली, बोल बोल के उसके बारे में गलत अफवाह फैला दी, वो कहलाता है कॉलुमी। कॉलुमनी, कॉलुमनी मतलब चुगली, आपने दूसरों के कान भरे उसके खिलाफ, कॉलुमनी। और एक और वर्ड होता है यहां पर जिसको आप कहते हो विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब क्या? विलिफिकेशन, विलिफिकेशन का मतलब होता है, लोग कहते हैं ना तुमने मेरे पे लांछन लगाया। क्या लगाया? लांछन। ये आरोप नहीं, ये मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया है, लांछन लगा दिया, यानी कि विलिफिकेशन। तो चुगली को आप पीठ पीछे बुराई, इसलिए आप कह सकते हो बैक बाइट। क्या? बैक बाइट। इवन मुंह पे बुराई करना इज ऑल्सो डिफेमेशन। और यहां पर जब गालियां देना, गालियां देना यानी कि ट्रेड्यूसमेंट,
ट्रेड्यूसमेंट भी एक प्रकार का मानहानि या डिफेमेशन के अंदर आता। सो बेसिकली डिफेमेशन का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ ए इंडिविजुअल, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन और इवन नेशन। सो कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ब्रांड, कोई प्रोडक्ट, कोई धर्म, कोई देश के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट फैला के उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना ट्रेड्यूसमेंट या डिफेमेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रेड्यूसमेंट या डिफेमेशन। अब तुम किसी के बारे में बोल के बदनामी कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, जो स्पोकन डिफेमेशन होता है। स्पोकन डिफेमेशन बोल बोल के, दैट इज कॉल्ड एज स्लैंडर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्लैंडर का मतलब क्या? स्पोकन डिफेमेशन। स्पोकन का एस, बोल के, तो स्लैंडर ये एस, ऐसे याद रखना। फॉर डिफेमेशन इन मीडिया, इन प्रिंटेड वर्ड्स और इमेजेस, लिख के, फोटो छाप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, ऑनलाइन, तब आप कहोगे डिफेमेशन का ये जो टाइप होगा ये होगा लिबेल। लिबेल कैसे याद रखोगे? डिफेमेशन यदि स्पोकन होगा, बोल के, वर्बल होगा, तब तो उसको कहेंगे स्लैंडर। वर्बल डिफेमेशन इज स्लैंडर। और दूसरा डिफेमेशन यदि लिख के है, लिखने का एल, रिटन, जैसे मीडिया में गए, अखबार में छपवाया, फोटो छपवा दिया, फेसबुक पे लिख दिया, तो लिखने से आपको याद रखना लिबेल। क्या? लिबेल। सो प्रिंटेड वर्ड्स या रिटन डिफेमेशन, लिख दिया इसका बाप डैश डैश है, तो वो टैटू बना दिया था, तो वो उसकी बदनामी थी, डिफेमेशन था। कौन सा? लिबेल। लिबेल मतलब लिखकर। बोलकर यदि डिफेमेशन किया तो उसको कहते हैं स्लैंडर। क्या कहते हैं? स्लैंडर। ये दोनों वर्ड्स याद रखना। यस। इसके साथ साथ एक वर्ड होता है प्लेंटिफ। लीगल में क्या होता है? यदि आप किसी पे केस करते हो तो आपने याचिका यानी एप्लीकेशन डाली, केस किसी पे डाला, आप विक्टिम हो, वो मुजरिम है, तो लीगल टर्मिनोलॉजीज थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब प्लेंटिफ का मतलब क्या? प्लेंटिफ क्वेश्चन पूछा, प्लेंटिफ क्या है? यस, तो प्लेंटिफ का मतलब होता है अ लीगल पार्टी। प्लेंटिफ का मतलब होता है लीगल पार्टी ब्रिंगिंग अ सूट इन सिविल लॉ अगेंस्ट द डिफेंडेंट और अक्यूजर्स। जो याचिका करता होता है ना, याचिका करता, जिसने एप्लीकेशन दी, याचिका दी, केस करा, इसको कहते हैं याचिका करता। याचिका करता, जिसने केस करा है, जिसने शिकायत दी है, कंप्लेन करी है, उसको कंप्लेनेंट, और कंप्लेंट करने वाले को प्लेंटिफ कहते हैं। सो कंप्लेंट से प्लेंटिफ। और जिसको आरोपी बनाया है, जिसके खिलाफ केस करा है, आरोपी यानी कि एक्यूजर, अब आरोपी को खुद को डिफेंड करना है और खुद को निर्दोष साबित करना है, तो वो होगा डिफेंडेंट। तो याद रखना, जो केस करता है, याचिका करता होता है, उसको कहते हैं प्लेंटिफ। क्या कहते हैं? प्लेंटिफ। और आप देखोगे एक होता है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन? जिसके खिलाफ शिकायत करते हैं, उसको जाके कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ता है। तो रिस्पोंडेंट मीन्स अ लीगल पर्सन हु आंसर्स फॉर द डिफेंडेंट इन द केस बिफोर द कोर्ट। तो रिस्पोंडेंट जो आरोपी का वकील होता है, आरोपी का जो वकील होता है, वो रिस्पोंडेंट की तरफ से यानी कि डिफेंडेंट की तरफ से जो खुद की रक्षा के लिए बयान देने जाएगा कोर्ट के अंदर, वो रिस्पोंडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिस्पोंडेंट कहलाता है। सो यहां पर यह डिफेमेशन एक प्रकार का कॉजी इंटेंशनल टॉर्ट है। लेकिन अनइंटेंशनल टॉर्ट क्या? अनजाने में जो गलती हो गई, सिविल रॉन्ग हो गया, अनजाने में सिविल रॉन्ग हो गया, वो अनइंटेंशनल टॉर्ट है।
और अनइंटेंशनल टॉट हमारे नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आता है नेग्लिजेंस। यस, हम पेशेंट के लिए जानबूझ के कुछ गलत नहीं करे, लेकिन दवाई देना भूल गए। पेशेंट के इस आंख की सर्जरी थी और हम भूल गए, इसलिए इस आंख में सर्जरी हो गई। तो हमने जानबूझ के कोई साजिश नहीं करी पेशेंट को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन पेशेंट को नुकसान हो गया भाई साहब। सिविल रॉन्ग किया आपने, अनइंटेंशनल, और उसको कहते हैं नेग्लिजेंस। क्या कहते हैं? नेग्लिजेंस। क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करी, वो लापरवाही है। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है? लापरवाही। और ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। जैसे एक ड्राइवर है, उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई। अब उसका इरादा ये नहीं था कि सारे पेशेंट्स को लेके खाई में कूद जाए, लेकिन उसने लापरवाही करी ड्यूटी पे, तो एक्सीडेंट हुआ नहीं, हो भी जाता। तो ये है नेग्लिजेंस। क्या है? नेग्लिजेंस। सो नेग्लिजेंस क्या है, इसको कैसे डिफाइन करें? तो आपको याद रखना है, इट रेफर्स टू एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना भी एक लापरवाही है। जैसे आपने गाड़ी के टायर चेक करने थे बस चलाने से पहले, और आपने चेक ही नहीं करे, और वो लापरवाही थी, और आप पंचर टायर से गाड़ी चला रहे हो। तो कोई काम नहीं करना और भूल जाना भी लापरवाही है, यानी कि नेग्लिजेंस। डूइंग समथिंग और रिफ्रेनिंग, यानी कि नॉट डूइंग समथिंग दैट एनी अदर रीजनेबल मेडिकल प्रोफेशनल वुड डू। जिसमें थोड़ी बहुत समझदारी है, ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल वो करता, लेकिन आपने नहीं करा। और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इन ए सिमिलर सिचुएशन। यदि आपकी परिस्थिति के अंदर कोई और होता तो वो ये करता, लेकिन आपने नहीं करा, तो वो नेग्लिजेंस है। तो वो क्या है? नेग्लिजेंस। सो याद रखना, डूइंग समथिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट एनी अदर रीजनेबल मेडिकल पर्सनल वुड डू, और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, आपने किया कोई और नहीं करता, और आपने नहीं किया कोई और करता, यदि सामान्य परिस्थिति में होता तो, और वो है नेग्लिजेंस। क्या है? नेग्लिजेंस। अब इस नेग्लिजेंस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? नेग्लिजेंस के अंदर कई चीजें आती है। सो नेग्लिजेंस एक बड़ा वर्ड है। कुछ आपने किया जो नहीं करना था, कुछ आपने नहीं किया जो करना था, वो सब नेग्लिजेंस है। और नेग्लिजेंस के कई टाइप्स है। सो याद रखना, माल प्रैक्टिस नेग्लिजेंस का एक टाइप है। माल प्रैक्टिस नेग्लिजेंस का एक टाइप है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, तो आप याद रख सकते हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या? ब्रीच ऑफ ड्यूटी के उदाहरण देखिए आप, कि आपने अपना काम नहीं करा। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिम्मेदारी नहीं निभाने को कहते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रीच ऑफ ड्यूटी का एग्जाम्पल क्या है? विच मे बी कंसिडर्ड नेग्लिजेंट अंडर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस दैट मे इंक्लूड डूइंग समथिंग विच अ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन वुड नॉट। जैसे आप बीच में घर चले गए, तो ये कोई प्रूडेंट, मतलब जिसको थोड़ी सी भी अकल है, वो ये नहीं करेगा, और आपने किया, तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी। हाँ, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, ये भी हो सकता है, लेकिन आपने अपना ड्यूटी का नियम तोड़ दिया। ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और फेलियर टू डू समथिंग विच अ रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन वुड डू। आप मेडिसिन देना भूल गए, जो कि आपका मेन काम था, तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। वो क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब एक प्रकार का नेग्लिजेंस है। अंडर द सर्कमस्टेंसेस सिमिलर टू दोज शोन बाय द एविडेंसेस। यदि सामान्य परिस्थिति में कोई नॉर्मल आदमी जो नहीं करता वो आपने करा अपनी ड्यूटी के वक्त, तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। और सामान्य आदमी कर लेता और आप वो भूल गए, तो भी वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब आपने अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं निभाया, अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब इसके साथ साथ एक वर्ड आता है इंजुरी। इंजुरी, इंजुरी में क्या होता है कि फॉर एन इंजुरी टू बी कंसिडर्ड इट इज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, यानी कि आपकी वजह से पेशेंट को चोट लगी, आपने साइड रेल नहीं लगाया, पेशेंट गिर गया और पेशेंट को इंजरी हो गई, तो ये आपकी तरफ से दिखाया गया एक नेग्लिजेंस है। आपकी तरफ से दिखाया गया एक नेग्लिजेंस। और नेग्लिजेंस में बड़ा वर्ड आता है माल प्रैक्टिस। याद रखिए, माल प्रैक्टिस नेग्लिजेंस यानी कि अनइंटेंशनल टॉर्ट के अंदर एक टाइप है।
नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस. माल प्रैक्टिस इज डिफाइंड एज improper or negligent practice by a lawyer, physician or other professional who injures a client or patient. माल प्रैक्टिस मतलब इम्प्रॉपर या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एक लॉयर का, वकील या फिजिशियन का, जिसकी वजह से क्लाइंट का नुकसान हुआ हो, ये माल प्रैक्टिस कहलाता है. अब नर्सिंग के अंदर नेग्लिजेंस में बड़ा उदाहरण होता है माल प्रैक्टिस का, और माल प्रैक्टिस के अंदर ही सारी चीजें आती है. क्या क्या चीजें हो सकती है नर्सिंग में माल प्रैक्टिस, उसके कुछ उदाहरण मैं बताता हूं. जैसे माल प्रैक्टिस टेक्स मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग मेडिकेशन एरर. कॉमन है मेडिकेशन एरर. मेडिकेशन एरर का मतलब आपने टाइम से नहीं दी मेडिकेशन, डोज गलत दे दी, रूट गलत दे दिया, गलत पेशेंट को मेडिकेशन दे दी, गलत टाइम पे दे दी. ये सब मेडिकेशन एरर, दे आर माल प्रैक्टिस. आपने जानबूझ के नहीं करा, लेकिन कोई और समझदार होता तो ये नहीं करता इस परिस्थिति में, लेकिन आपने किया है, इसका मतलब आप नेग्लिजेंट हो और आप माल प्रैक्टिस कर रहे हो. गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन, रॉन्ग डोज और डिस्पेंसिंग मेडिकेशन टू रॉन्ग पेशेंट, ये सब माल प्रैक्टिस. फेलियर टू फॉलो अ फिजिशियंस ऑर्डर. फिजिशियन ने कहा था पेशेंट को नील बाई माउथ रखना है, मुंह से कुछ देना नहीं है, कल इसको सर्जरी के लिए ले जाना. आप भूल गए, पेशेंट को बताया ही नहीं. पेशेंट बढ़िया ब्रेकफास्ट करके बैठा है, सुबह डॉक्टर आया, बोले चलो तुम्हारा ऑपरेशन है. पेशेंट ने कहा चलो, बोले खाना तो नहीं खाया. पेशेंट ने कहा अभी खाया है. तो पेशेंट भड़क गया क्योंकि पूरी तैयारी थी, ओटी की लिस्ट के अंदर नाम चला गया, लेकिन आपने फिजिशियंस का ऑर्डर आपने फॉलो नहीं कर पाए. या इवन डिलेइंग पेशेंट के, मेडिकेशन देनी थी 9 बजे, आपने सही दी है, सही पेशेंट को ही दी है, लेकिन दी 12 बजे. तो डिलेइंग ऑर्डर इज ऑल्सो अ माल प्रैक्टिस. और फेलियर टू मॉनिटर पेशेंट. पेशेंट का बीपी नहीं लिया आपने, या पेशेंट की आईवी कब खत्म हो गई पता ही नहीं है, और अब उसको एयर जा रही है ड्रिप के साथ, ये भी हो सकता है. या फिर आप कुछ कर रहे हो बट इनकरेक्टली परफॉर्मिंग ए प्रोसीजर और ट्राइंग टू परफॉर्म ए प्रोसीजर विदाउट ट्रेनिंग. यदि आपको काम आ नहीं रहा है फिर भी आप लगे पड़े हो, या फिर आप गलत प्रोसीजर कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है तो भी वो एक माल प्रैक्टिस है. डॉक्यूमेंटेशन एरर अगेन बड़ी प्रॉब्लम है. आपने जो रिपोर्ट बनाई यदि वो सही नहीं बनाई, इस पेशेंट के आईज का ऑपरेशन राइट का था और आपने लेफ्ट लिख दिया, डॉक्यूमेंटेशन एरर. और फेलियर टू गेट इन्फॉर्म पेशेंट कंसेंट. पेशेंट को बताया ही नहीं और सीधा ही अंगूठा लगवा लिया या साइन करवा लिया, ये सब क्या है? माल प्रैक्टिस. लेकिन यदि नेग्लिजेंस ऑप्शन में दिया हो तो आपको याद रखना है कि नेग्लिजेंस ही बड़ा अनइंटेंशनल टॉट है और उसके अंडर ही ये सब आएंगे. अब एक और टॉट आता है जिसको कहते हैं फ्रॉड. फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी. और धोखाधड़ी इंडिया में हर जगह धोखा ही है भाई साहब. दुनिया बहुत जालिम है, बहुत धोखे हैं. तो क्या है फ्रॉड? फ्रॉड का मतलब होता है डेलिब्रेट डिसेप्शन फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल गेन इज यूजुअली प्रोसिक्यूटेड एज अ क्राइम. सिचुएशन ऑफ ए फ्रॉड इन नर्सिंग आर नॉट कॉमन. यानी कि जानबूझ के धोखा देना खुद के फायदे के लिए, हालांकि ये सिविल की बजाय क्रिमिनल में जाता है, लेकिन नर्सिंग में ज्यादा फ्रॉड करने की गुंजाइश है नहीं. क्यों? क्योंकि आपका पेशेंट के साथ डायरेक्ट मनी वाला डीलिंग है नहीं. फिर भी कुछ लोग फ्रॉड करते ही रहते हैं, नकली इंजेक्शन, नकली दवाइयां और ज्यादा पैसे लेना इत्यादि. सो वन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड वुड बी trying to obtain a better position by giving incorrect information to a prospective employee. जैसे आप एक गलत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देते हो जॉब में अप्लाई करते टाइम, वो भी एक फ्रॉड है. वो भी क्या है? फ्रॉड है. तो याद रखना, केयरफुल रहना और फ्रॉड मत करना. सो फ्रॉड. और ये कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज और लीगल एस्पेक्ट वाले पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है.
तो कंज्यूमर के साथ बड़े धोखे हो रहे हैं। जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है भारत के अंदर, सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर को, ग्राहकों को बचाने के लिए एक कानून बनाया। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, आपको पूछे तो आप क्या बताओगे, कौन से साल में? तो आपको एक टाइम याद रखना है, दिसंबर 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, शॉर्ट में सीपीए या कॉपरा इस नाम से भी जाना जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए या कॉपरा ऐसे नाम से भी कई जगह लिखा हुआ। और ये लागू कब हुआ, तो आपको बताना है 1 सितंबर 1987 से। सो एक्ट पास हुआ 1986 में दिसंबर में और लागू हुआ 1 सितंबर 1987 से। अब यहां हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को नर्सिंग केयर डिलीवर करने के कई तरीके, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है। मेथड ऑफ पेशेंट केयर और पेशेंट केयर को डिलीवरी करने के तरीके क्या क्या है। अ सिस्टम इन विच वन नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल केयर ऑफ क्लाइंट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे एक पेशेंट की पूरी केयर एक ही नर्स करेगी। इस मेथड को क्या कहते हैं? प्राइमरी नर्सिंग, केस मैनेजमेंट, टीम नर्सिंग और फंक्शनल मेथड। सोच के आंसर दीजिए जरा। आपको केस मेथड क्या है, टीम नर्सिंग क्या है, फंक्शनल मेथड क्या है, प्राइमरी नर्सिंग क्या है, ये आना चाहिए। जब 24 घंटे एक ही नर्स पेशेंट को केयर देगी तो वो प्राइमरी नर्सिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइमरी नर्सिंग। एक और इन्हीं मेथड ऑफ नर्सिंग केयर से संबंधित क्वेश्चन देखिए। कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू ए ग्रुप ऑफ पेशेंट। कोलैबोरेशन, कोलैब करना, मिलके काम करना। कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। एक नर्स प्रोफेशनल नर्स के डायरेक्शन में मिलके केयर प्लान करना इज व्हाट मेथड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। इसको नर्सिंग सर्विसेज का कौन सा मेथड कहते हैं? केस मेथड, प्राइमरी मेथड, टीम मेथड और मॉड्यूलर मेथड। कौन सा मेथड कहेंगे इसको? तो आपको क्या याद रखना है? तो इसको कहेंगे कोलैब करके एक नर्स लीडर होगी और बाकी लोग टीम होंगे, तब उसका आंसर होगा टीम नर्सिंग। तब इसका आंसर होगा टीम नर्सिंग। सो पेशेंट केयर के या मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट, नर्स को कैसे पेशेंट असाइन करें, पेशेंट को केयर कैसे पहुंचाएं, इसके कुछ मेथड्स। केस मेथड या टोटल पेशेंट केयर, ये कॉमनली तरीका होता है। आप वार्ड में जाते हो, एक नर्स आपको 5 पेशेंट दे दिए। अब आपकी ड्यूटी की जो शिफ्ट है उसके दौरान उस पेशेंट का सारा नर्सिंग केयर आपको ही करना है। तो वो केस आपके हैं 5 केस, इसलिए इसको टोटल या केस मेथड कहते हैं। ज्यादातर टाइम यही यूज किया जाता है। दूसरा होता है फंक्शनल नर्सिंग। फंक्शन में क्या होगा, एक नर्स जो है वो वाइटल ले लेगी, एक नर्स जो है वो मेडिकेशन दे देगी, एक नर्स जो है वो प्री ऑप या ओटी या लैब देख लेगी। यानी कि सारे पेशेंट्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन उस नर्स को करना है उस वार्ड में। यानी कि वाइटल एक नर्स लेगी सभी मरीजों का, तो वो फंक्शनल ड्यूटी। जैसा हम स्टूडेंट को देते हैं कि तुम लोग बेड बना दो सबके, तुम लोग सबके वाइटल्स ले लो, तुम लोग सबके मेडिकेशंस दे दो। तो शुरुआत के अंदर काम सिखाने के लिए फंक्शनल मेथड भी यूज किया जा सकता। फिर टीम नर्सिंग या मॉड्यूलर या प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर या प्राइमरी नर्सिंग या केस मैनेजमेंट, इन सबको हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले। तो केस मेथड अंडरस्टूड है। एज ए स्टूडेंट आपने केस लिए होंगे, एज ए नर्स आपको हॉस्पिटल में केस लेने पड़ते हैं। तो इट वॉज फर्स्ट टाइप ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम, सबसे पहले यही था। और
this method, the nurse assumes total responsibility of meeting all the needs of assigned patient during the time of their duty. फिर अगली इवनिंग ड्यूटी के अंदर दूसरी नर्स आएगी, नाइट ड्यूटी के अंदर दूसरी नर्स आएगी. सो सिर्फ ड्यूटी शिफ्ट के दौरान एक नर्स अपने पेशेंट की टोटल केयर करती है, उसको कहते हैं हम टोटल पेशेंट केयर या केस मेथड. फंक्शनल मेथड में आपको याद रखना है, ये 1930 के अंदर यूएसए में ये मेथड की शुरुआत हुई. क्योंकि जब सीवियर शॉर्टेज थी नर्सेज की, तो जब नर्स कम होती है तो सब पेशेंट बांटने का इतना होता नहीं. कम नर्सेज में जहां भी अपने को काम चलाना होता है तो काम फंक्शनल तरीके से बांट दो. जैसे 1 नर्स वाइटल साइन, 1 नर्स मेडिकेशन, 1 नर्स बेड मेकिंग, 1 नर्स पेशेंट हाइजीन. सो इस प्रकार से इसको फंक्शनल मेथड कहते हैं. फंक्शनल मेथड ये अच्छा तरीका नहीं है, पर शॉर्टेज के अंदर ऐसा कर सकते हैं. सो इट इज टास्क फोकस्ड, नॉट पेशेंट फोकस्ड. यानी एक नर्स सिर्फ टीपीआर लेगी तो वो टीपीआर ही लेगी सारे पेशेंट्स का. एक प्रॉपर पेशेंट पे फोकस करके उसका पूरा डिटेल वो नहीं समझेगी. सो इन दिस मॉडल द टास्क आर डिवाइडेड with 1 nurse assuming the responsibility of a specific task for all the patient. एक नर्स सब पेशेंट का बीपी लेना है तो वो बीपी ही लेगी. एक नर्स सब पेशेंट का बेड मेकिंग करना है तो वो बेड मेकिंग ही करेगी. यानी ये टास्क यानी कि काम पे फोकस्ड है, पेशेंट फोकस्ड नहीं है. इसके साथ साथ जब हम नेक्स्ट तरीका देखें कि ये कौन सा तरीका है, तो आपको बताना ये है टीम की तरह काम करना. और टीम की तरह काम कैसे करेंगे, तो एक इंचार्ज नर्स होती है, उसके पास रजिस्टर्ड नर्स, चाहे वो मेडिकेशन या ट्रीटमेंट या वाइटल साइन या हाइजीन, अलग अलग स्पेशलाइजेशन भी होता है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे यूएस में. इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं. तो ये सारा केयर एक नर्स की लीडरशिप में होता है. अपने यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी टीम के मेंबर्स, वार्ड लेडीज, डाइटिशियन वगैरह सब, तो वो मिल के केयर प्लान करते हैं. तो इसको कहते हैं टीम नर्सिंग. सो टीम नर्सिंग क्या है, ये 1950s के अंदर 1950 के दशक में जो फंक्शनल मेथड थे उसमें पेशेंट में कमी रह जाती थी, क्रिटिसिज्म हुई, उसकी आलोचना हुई, तो यूएसए में ये टीम नर्सिंग हुआ. और एक न्यू सिस्टम जिससे पेशेंट का केयर के साथ सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो, अच्छी नर्सिंग केयर मिले. तो आप देखोगे कि टीम नर्सिंग इज बेस्ड ऑन अ फिलोसॉफी इन विच अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल पीपल वर्क टुगेदर to identify, to plan, to implement and evaluate the comprehensive client central care. Comprehensive मतलब टोटल पेशेंट सेंटर्ड केयर प्लान करे एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल लोगों की टीम मिलकर और टीम की तरह खेलें. ओवरऑल सुपरविजन एक्सपर्ट का, उसके अंदर कुछ कम एक्सपीरियंस और नीचे इवन लर्नर भी हो सकते हैं, लेकिन सारा गाइडेंस एक्सपर्ट नर्स के द्वारा किया जाए. इसको कहते हैं टीम नर्सिंग. अब टीम नर्सिंग में काम का बंटवारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काम का बंटवारा, तो जो इंचार्ज नर्स है वो आगे क्या करेगी, छोटे छोटे टीम बना देगी. जैसे 2 टीम बना दी और उसके अंदर ग्रुप ऑफ पेशेंट, तो यहाँ सीनियर नर्स, जूनियर नर्स या नर्सिंग असिस्टेंट ऐसा कुछ हो सकता है. तो ये जूनियर नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट इससे पूछ के इसकी मदद ये ले सकती है, ये इस लीडर से पूछ सकती है और सारा गाइडेंस इसका होगा. यानी कि सब मरीजों को जो ओवरऑल सुपरविजन देख रही है, एक्सपर्ट नर्स देख रही है, इसलिए क्वालिटी देखना इस नर्स का काम है. इसको कहते हैं टीम नर्सिंग. और कई उदाहरण हो सकते हैं. तो यहां पर आप हॉस्पिटल में जाओगे एम्स में, तो वहां सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ होगा. फिर एक वार्ड में 1 से ज्यादा एसएनओ होते हैं, वो टीम लीडर भी एसएनओ हो सकते हैं, या फिर इवन सीनियर कोई नर्सिंग ऑफिसर भी हो सकता है. फिर आपके साथ कुछ दूसरे नर्सिंग ऑफिसर जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके साथ स्टूडेंट भी हो सकते हैं यदि वो काम सीखने आ रहे हैं. तो अब स्टूडेंट्स को भी आप पेशेंट दे रहे हो, फ्रेशर को भी दे रहे हो, सीनियर को भी दे रहे हो, तो ये एक दूसरे की मिलजुल के इनके अंडर में सारा काम हो रहा है. इसको कहते हैं टीम नर्सिंग. और एक होता है मॉड्यूलर नर्सिंग. मॉड्यूलर, जैसे आप किचन देखते हो ना, किचन मॉड्यूलर किचन होता है आजकल. मॉड्यूलर किचन का मतलब क्या है, सब ट्रॉली ऑटोमेटिक हो रही है, सामान रखने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है. तो
टीम नर्सिंग का ही एक मॉडिफिकेशन है, टीम नर्सिंग का ही एक मॉडिफिकेशन है। उसके हिसाब से इट्स अ मॉड्यूलर नर्सिंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टीम नर्सिंग एंड फोकसेस ऑन द पेशेंट्स जियोग्राफिक लोकेशन फॉर द स्टाफ असाइनमेंट। यानी पेशेंट कहां का है, उससे बेस्ट मिलता जुलता कल्चरल पर्सन उसको असाइन करे, जिससे पेशेंट को आईपीआर बनाने में, कम्युनिकेट करने में सहूलियत हो। इसको कहते हैं मॉड्यूलर नर्सिंग, कस्टमाइज्ड। सो द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर नर्सिंग कॉल्स फॉर ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टाफ प्रोवाइडिंग केयर टू ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। ये 2-3 नर्सेस 3-4 पेशेंट्स को मिलके कस्टमाइज्ड केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया मॉड्यूलर नर्सिंग। टीम नर्सिंग का ही एक तरीका है जिसको कहते हैं मॉड्यूलर नर्सिंग। लेकिन सही बेस्ट नर्सिंग पावर, बेस्ट बेड रिसोर्सेज का यूज कैसे करेंगे, तो एक होता प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर आपने कोविड में देखा होगा कि आईसीयू बेड नहीं मिल रहे थे कोरोना में। आईसीयू बेड तो दूर की बात है, हॉस्पिटल बेड भी नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल फुल थे। और हॉस्पिटल में यदि बेड मिल रहा था तो ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक बार पेशेंट आईसीयू में गया तो वो आगे ठीक होके बाहर आ ही नहीं रहा था, तो उसका बेड लंबे टाइम तक ऑक्यूपाइड रहता था। तो हम क्या करते हैं, आईसीयू के बेड लिमिटेड है, तो जैसे ही पेशेंट आईसीयू से थोड़ा स्टेबल हुआ उसको स्टेप डाउन, फिर और बेहतर हुआ तो उसको वार्ड, फिर और बेहतर हुआ तो उसको ओपीडी बेसिस पे, और बेहतर हो गया तो उसको डिस्चार्ज कर दो। तो पेशेंट जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है उसका एरिया चेंज करते जाओ। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। सो प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर is the central theme is better utilization of facilities and services and personnel for the better patient care। ये नहीं कि एक अमीर बुखार के साथ आया सीधा आईसीयू में भर्ती हो जाएगी, मेरे को बेस्ट केयर चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे है ले लो। नहीं, आप एक बेड ऑक्यूपाई करोगे तो एक बेहद जरूरतमंद आदमी जिसको वेंटिलेटर चाहिए, आईसीयू में बेड चाहिए, उसको नहीं दे पाओगे। तो बेहतर संसाधनों के इस्तेमाल के लिए ये प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर हम यूज करते हैं। और हियर द पेशेंट इज इवेल्युएटेड विद रिस्पेक्ट टू ऑल द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ द केयर नीडेड। उसको कितना क्रिटिकल केयर चाहिए उस हिसाब से उसको बेड असाइन करना है। एज दे प्रोग्रेस टूवर्ड्स इंक्रीज्ड सेल्फ केयर, जैसे जैसे वो ठीक होते जाते हैं, दे आर मार्क टू units or wards staffed for best providing care as needed। तो उनको आगे की तरफ ऐसे वार्ड की तरफ शिफ्ट करना जिससे उनको वहां जो केयर चाहिए वो बेस्ट मिलती रहे, लेकिन वो संसाधनों को ब्लॉक ना करे, संसाधनों को ब्लॉक ना करे। तो यहां पर प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर पीपीसी के क्या प्रिंसिपल्स है, तो इंटेंसिव और क्रिटिकल केयर आईसीयू में उन्हीं मरीजों को रखा जाए जो बहुत सीवियर केयर जिनको चाहिए। और इसके साथ जैसे ही वो स्टेबल हो, इंटरमीडिएट या स्टेप डाउन या एचडीयू टाइप हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो होती है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना, या आजकल सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट से एचडीयू इस तरफ आ सकते हैं। इंटरमीडिएट हाईली डिपेंडेंट टोटल डिपेंडेंट पेशेंट है वो आईसीयू में जा सकता। इंटरमीडिएट मतलब पेशेंट खुद कुछ थोड़ा सा कर सकता है, वो स्टेप डाउन में आ सकता। और कन्वलसेंट एंड सेल्फ केयर खुद कर सकते हैं। कन्वलसेंट मतलब जो रिकवर्ड है, जिनकी रिकवरी काफी अच्छी हो गई, वो वार्ड की तरफ जाएंगे। और लॉन्ग टर्म केयर वाले वार्ड में रहे और उसके बाद उनको डिस्चार्ज करके आउट पेशेंट डिपार्टमेंट पे बुलाते रहे ओपीडी के हिसाब से। और फिर बाद में उनको घर पे ही ट्रीटमेंट लेके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दिखाएं, ऐसी सलाह दें। तो ये हुआ प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। जैसे जैसे पेशेंट प्रोग्रेस करता है उसको अगले लेवल पे शिफ्ट करते जाना है। अब प्राइमरी नर्सिंग क्या है? प्राइमरी नर्सिंग हॉस्पिटल में एक नर्स 24 घंटे पेशेंट को केयर नहीं दे सकती, लेकिन कुछ नर्सिंग होम होते हैं, कुछ नर्सिंग ब्यूरो होते हैं जो प्राइवेट नर्सिंग करते हैं। तो वहां एक नर्स है, वो 24 घंटे पेशेंट को सुपरवाइज करती है। बीच में वो अपना काम करने चली जाती है, फिर वापस आती है दवाई देने के टाइम, तो पूरा वही देखती है, इसलिए उसको कहते हैं प्राइमरी नर्सिंग।
तो शुरुआत के अंदर 1960s के अंदर विथ एम ऑफ रिप्लेसिंग RN एट बेड साइड, जो रजिस्टर्ड नर्स है वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम करे और जो घर पे मरीज को 24 घंटे केयर प्लान करनी है, या प्राइवेट रूम्स होते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर, तो a system in which one nurse is caring for all the need of one patient or even more patient within 24 hours from the admission to discharge. एडमिशन से डिस्चार्ज तक 24 घंटे तक वही एक नर्स पूरा दिन रात उसी पेशेंट का केयर का प्लानिंग वही करे, तो वो प्राइमरी नर्सिंग केयर करते। जैसे आपने नर्सिंग ब्यूरो देखा होगा, नर्सिंग ब्यूरो में एक नर्स को हायर करते हैं, वो नर्स आती है, पेशेंट को सुबह की दवाई देके ड्रेसिंग वगैरह करके जाती है, दोपहर में फिर आती है, वाइटल्स वगैरह लेती है, शाम को फिर आती है, इवनिंग का वो दवाई देके जाती है, फिर नाइट में और सुपरवाइज करना होता है तो वो देखती है। तो इसको हम कहते हैं टोटल 24 आवर्स एक नर्स पेशेंट को देख रही है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी नर्सिंग। और आजकल ये इतना ज्यादा चलन में नहीं है। तो यहाँ पर प्राइमरी नर्स 24 आवर्स पेशेंट को देखती है, और हो सकता है कि उसकी टीम में कुछ और मेंबर्स हो जो बीच में आके देख सकते हैं, उसको एसोसिएट नर्स कह सकते हैं, एसोसिएट नर्स कह सकते हैं। सो ये पेशेंट केयर के कुछ मेथड्स है जो हम यूज करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रिस्पाइट केयर क्या है। रिस्पाइट केयर, ये क्वेश्चन आया एम्स में। रिस्पाइट केयर, एम्स भोपाल के नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम में। रिस्पाइट केयर क्या वर्ड है, सुना क्या आपने? रिस्पाइट नहीं सुना? रिस्पाइट केयर आप देखोगे कि इट इज प्लान्ड और इमरजेंसी टेम्पररी केयर प्रोवाइडेड टू केयर गिवर्स ऑफ ए चाइल्ड और एडल्ट। आपने देखा होगा पेशेंट भर्ती है, नर्स शिफ्ट में आके उसकी केयर कर रही है, लेकिन जो रिश्तेदार, जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी मम्मी, वो तो 24 घंटे उस बच्चे के साथ हॉस्पिटल में है, मतलब हॉस्पिटल में बैठी हुई है। अब उसकी शिफ्ट खत्म ही नहीं हो रही, तो रिस्पाइट का मतलब आराम। अब उस रिलेटिव को, पेशेंट के रिलेटिव या अटेंडेंट या बच्चे की मदर जो भी हॉस्पिटल में साथ में है, उनको थोड़ी देर के लिए तो राहत मिले, वो फ्रेश होके आ जाए, वो ब्रेक ले ले। तो इंडिया में तो क्या है, रिश्तेदार इतने ज्यादा होते हैं कि बारी बारी आके रिश्तेदार बैठते रहते हैं और दूसरा रिश्तेदार जाके थोड़ा फ्रेश होके आ जाता है। लेकिन डेवलप कंट्रीज के अंदर इतने रिश्तेदार होते ही नहीं है भाई। तो वहां तो जो अटेंडेंट होता है या छोटा बच्चा हो तो मम्मी के पास ही रहता, रिश्तेदारों के पास नहीं रहता। तो रिलेटिव को ब्रेक देने के लिए प्रोफेशनल लोग होते हैं वहां पर, वो कहते हैं कि तुम रुको, हम तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखते हैं, तुम थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ। तो याद रखना, ये जो रिस्पाइट केयर है दैट इज known as short break for patients relative और care givers। और उस शॉर्ट ब्रेक में वो रिस्पाइट ले ले, थोड़ा आराम ले ले। रिलेटिव्स के लिए है ये, पेशेंट केयर का मेथड नहीं है। तो ये थे मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स जो आपको एक बेहतर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर और एक बेहतर इंसान बनाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को भी बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर कर पाओगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, और मैं आपके लिए कोट कर रहा हूं, नेवर से नो, नेवर से आई कैनॉट, फॉर यू आर इन्फिनिट, ऑल द पावर इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग। एंड बिलीव दिस, किसी भी चीज को ना नहीं कहना है, कभी ये नहीं कहना है कि मैं ये नहीं कर सकता। आप अनंत हो एंड सारी शक्तियां आपके अंदर है एंड यू कैन डू एवरीथिंग। इसी विश्वास के साथ डटे रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। और हमने मैनेजमेंट सब्जेक्ट को यहां पे कंप्लीट कर दिया है। सो मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जी जो है उसको बरकरार रखिए और मेरी बातों को मानने का प्रयास करिए। जो मुश्किल लगते हैं उसको रिवाइज करते रहिए और अब आप अपने मंजिल के बेहद करीब हो, इस बात का विश्वास रखिए।
कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.